रिकॉर्डिंग भी लगा देते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर होगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या होगा जल्दी से आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात कि मॉड ऑफ ए वेक्टर को, ठीक है, हम लोग ए भी लिख सकते हैं बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर को हम लोग बी भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि ए और बी जो है वो बराबर हैं और इसका मान कितना है, 1 है। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। और अब देखिए जरा सा कि प्रश्न में आपके पास क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, यानी कि इसकी जगह पर आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और अब यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए। दोनों ओर पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों ओर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, इधर 1, इधर अंडर रूट हट जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। ठीक है, और यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसा देखिएगा कि a का मान भी कितना है, 1 है, और b का मान भी कितना है, 1, क्योंकि a और b आपस में बराबर है। तो इसका मान रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से ये आ गया, इस 1 से ये 1 एक काट देते हैं अगर, तो इधर 0 हो गया और इधर क्या आ गया, इधर आ गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा। अब इस 1 को उठा करके बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या प्राप्त होगा, जैसा देख लीजिए, हमको प्राप्त होगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1/2। तो अब हमको एंगल यहाँ पर नहीं निकालना है, लेकिन अगर एंगल निकालना होता तो थीटा बराबर बताइए क्या होगा। अगर एंगल निकालना होता तो थीटा बराबर क्या होगा, बताइए जल्दी से। ये पिछली क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाया गया था, याद होगा आपको, बिल्कुल आकाश सही कह रहे हैं, 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से अभी आपको जो प्रश्न दिया गया है वो ये नहीं है, आपका प्रश्न है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा, ये बताना है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। और यहां से अगर आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा कि इसका मान 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, और कॉस थीटा का मान अगर आप देखें तो ये देखिए कितना है, माइनस का 1/2। तो इसको आप रख सकते हैं माइनस का 1/2। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा और आप देखिए जरा सा, ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर माइनस का ये माइनस माइनस मिल करके ये प्लस बन जाएगा, और ये 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। तो कुल मिला के अंडर रूट 3। तो ये अंडर रूट 3 जो है ये आपका आंसर होगा, अंडर रूट 3। ठीक है, बी होगा आपका आंसर। तो देखिए कैसे सॉल्व किए, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था और सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबको समझ में आ गया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए,
और फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, ठीक है, तो इसको आप वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है, अभी वेक्टर के फॉर्म में है, ये कैप भी हो सकता था, तो दोनों चलेगा। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको निकालना है अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको निकालना क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा। तो आपको पता हो कि वेक्टर एडिशन में जब आई जे के रूप में दिया जाता है तो आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ जोड़ दिया जाता है। तो सिंपल है ये, एकदम जोड़ दीजिए, 2i वेक्टर और आई वेक्टर दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ये 3i वेक्टर हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 जे वेक्टर प्लस का 4 प्लस का 1 यानी कि प्लस का 5 के वेक्टर हो जाएगा। तो देखिए ये आंसर आपका होना चाहिए 3i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस का 5 के वेक्टर, तो इसका आंसर होगा बी। एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए, कह रहा है यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर और बी वेक्टर बराबर 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, तो cos थीटा जहां थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, तो cos थीटा जहां थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, यानी कि ये cos थीटा का मान पूछ रहा है, cos थीटा का मान, क्वेश्चन ये होना चाहिए था cos थीटा का मान, cos थीटा का मान, ये आपका प्रश्न होना चाहिए था कि cos थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए भाई, कुछ बच्चों का आंसर डी आ रहा है, तो देखते हैं क्या होना चाहिए आंसर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका दिया हुआ है, cos थीटा पूछ रहा है और कह रहा है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हमने कहा था आपको जब भी कोण निकालना हो किसी का भी तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाला फॉर्मूला पहले लगा के देखेंगे, अगर इससे बात बन गई तो ठीक है, और नहीं बनी तो फिर हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उस फॉर्मूले से चेक करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये निकालते हैं हम लोग, बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर चाहिए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, तो निकाल सकते हैं। डॉट में आई वाले का गुना आई वाले के साथ और जे वाले का गुना जे वाले के साथ और के वाले का गुना के वाले के साथ करते हैं, और आई जे के को छोड़ देते हैं, सिर्फ उनके संख्याओं का जोड़ घटाव जो होता है वो कर देते हैं। तो जब करेंगे तो एक का गुना 3 के साथ, तो 3 एकम 3, फिर 2j में और यहाँ 2j दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 2 2 जा 4 और आगे प्लस है तो प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ 3 के वेक्टर है प्लस का, यहाँ पे के वेक्टर प्लस का, तो फिर ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, कुल मिला के ये हो जाएगा 3 3 6 4 10। ठीक है, क्या लिखा था यार, एक मिनट, ये आपका लिखा हो जाएगा 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, और यहां से अब देखिए आप लिख सकते हैं कितना, अब ए और बी का मान भी चाहिए होगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर होता है अंडर रूट, फॉर्मूला होता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यानी कि ए एक्स कहते हैं जो आई के साथ होता है, ए वाई उसे कहते हैं जो जे के साथ होता है, और ए जेड उसे कहते हैं जो के साथ होता है। तो आई के साथ यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस ए वाई के साथ यानी कि जे वाले के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर, और ए जेड की जगह पर क्या हो जाएगा जो के साथ है 3, तो 3 का स्क्वायर, सबका जोड़ देते हैं तो आपका आ जाएगा कितना 1 प्लस 4 प्लस 9, यह आ जाएगा √14। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर बी को भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर बी को भी निकाल लेते हैं। बी बराबर √ फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि क्या करना है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और प्लस 1 इज इक्वल टू √14, यही आएगा। अब आप यहाँ पे मान रख दीजिए, आपके पास किसका मान है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना है 10, ठीक है। तो 10 रख देंगे बराबर ए का मान कितना है √14 इंटू बी का √14, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू √14 इंटू √14 कॉस थीटा, तो ये √14 इंटू हो करके 14 हो जाएगा कॉस थीटा, और इधर 10 हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 10/14 हो जाएगा, और यहाँ से 5 2 जा 10 और यहाँ 7 2 जा 14, यानी कि 5/7, 5/7 कॉस थीटा बराबर आपका आंसर आएगा 5/7। तो जो जिन्होंने भी 1/2 आंसर दिया था बिल्कुल गलत था भाई, ठीक है। 5/7 आएगा आंसर, 5/7 आएगा आंसर। तो सॉल्व जब तक नहीं कीजिएगा तब तक सही आंसर आप नहीं दे पाइएगा, इसलिए कहते हैं सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला प्रश्न है, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो बताइए। तो ये सॉल्व करने वाला नहीं है, ये जो है आपका कंसेप्ट बेस्ड है, तो बताइए क्या होगा आंसर। वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं आप, सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट बताइए आंसर क्या होना चाहिए। कुछ लोग बी आंसर दे रहे हैं, चलिए देखते हैं सही है या नहीं। देखिए मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये सवाल हम पहले भी करवा चुके हैं। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए मॉड ऑफ ए वेक्टर का, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इधर हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर आप वर्ग कीजिएगा तो ये दोनों तरफ का रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट गया, और ये माइनस का 2ab कॉस थीटा को इधर ले आएंगे हम लोग, तो ये 2ab कॉस थीटा इधर जो था वो है, इधर से भी उठा करके हम इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2ab कॉस थीटा, और क्योंकि प्लस माइनस में जब लेके आते हैं तो उधर 0 बचेगा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0/4ab, यानी कि कुल मिला के ये 0 आ जाएगा। और कॉस थीटा का मान 0 कब होता है भाई, आप लोग को पता है कॉस 90 डिग्री पर ऐसा होता है, यानी कि थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर जो है वो लंब है किस पर, बी वेक्टर पर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जिन्होंने भी बी आंसर दिया था वो बिल्कुल सही है। चलिए क्लियर है सबको। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न है, बिंदुओं 3,4,-2 और 5,6,-3 को मिलाने वाली रेखा पर सदिश 2i वेक्टर -3j वेक्टर -6k वेक्टर का प्रक्षेप है। तो पहले ये बताइए, प्रक्षेप आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? ठीक है भाई, चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि प्रक्षेप क्या होता है, आप लोग समझते हैं? देखिए, पहले इसको समझते हैं कि प्रक्षेप क्या होता है, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे प्रक्षेप को, प्रक्षेप को समझेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रक्षेप क्या होता है इसको समझ लीजिए। ये प्रक्षेप पे होता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, अब जैसा देखिए सिंपल से समझिएगा, प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे ये एक वस्तु खड़ी है और ये दूसरी वस्तु है, ऐसे समझिए, या ऐसे समझिए कि ये कोई जमीन की सतह है, ये जमीन की सतह है और ये जमीन की सतह है। समझिए पहले प्रोजेक्शन को, क्या क्या है ये प्रोजेक्शन। रुक जाइए, अच्छे से नहीं बना है ये, एक मिनट, पहले प्रोजेक्शन समझा देते हैं तो देखिएगा एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा बात, एकदम अच्छे से। जैसे ये मान लीजिए कोई सतह है, जमीन है, ऐसे समझिएगा। ठीक है, और ये कोई खंबा खड़ा है। अब क्या होता है कि इधर से सूरज की रोशनी निकल रही है, ठीक है, और ये सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है, ऐसे समझिए, ये सूरज की रोशनी इस पर खंबे पर पड़ रही है। तो बताइए क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है? ठीक है, इसकी एक बनेगी ना, छाया बनेगी ना, ये छाया होगी। बात समझ में आई? पहले बताइए, बताइए, क्लियर है? ये छाया बनेगी। तो अब ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर इसको हम कहते हैं ए वेक्टर है ये, और ये अगर हम कह दे कि ये बी वेक्टर है जो छाया है, तो हम क्या कहेंगे पता है? इसको हम कहेंगे बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप। ठीक है, यानी कि बी वेक्टर, ध्यान दीजिए, बी वेक्टर किसको कह रहे हैं हम? इसको कहेंगे, इसको, ये जो सतह है हमारी, सतह, सतह को हम बी वेक्टर बोल रहे हैं। तो ये कहेंगे कि बी वेक्टर पर जो ये छाया, नहीं, छाया बी वेक्टर नहीं है, सतह बी वेक्टर है, ध्यान रखिएगा, सतह, सतह जो है वो बी वेक्टर है। तो हमने क्या कहा, बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप। ये बात समझ में आई? पहले बोलिए, क्लियर है ये? बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप, इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, ये बात समझ में आई? यानी कि ये छाया क्या है, ये छाया है प्रक्षेप। ठीक है, ये छाया है प्रक्षेप। बात समझ में आई? पहले बताइए, ये ए वेक्टर की छाया थी ना, ए वेक्टर की छाया, तो ए वेक्टर की छाया को हम कहेंगे बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप। बात क्लियर है? जैसे फिर देखिए, मान लीजिए कोई लड़का खड़ा है, ये जमीन है, तो इसकी छाया यहां पर बन रही होती है जमीन पे, इस तरह से, बताइए,
तो ये जमीन बी वेक्टर है, जरा समझिए, अनिकेत समझ नहीं पाए हैं, ये बी वेक्टर है और ये लड़का ए वेक्टर है, ठीक है। तो ये छाया जो है, छाया, ये छाया है प्रक्षेप, ये छाया है प्रक्षेप। अब बात समझ में आई, ठीक है। तो ये किस पर है, बी वेक्टर पर है, ये खुद क्या है, ए वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर का छाया है ना, तो हम क्या कहेंगे, ए वेक्टर का प्रक्षेप किस पर, तो बी वेक्टर पर, बी वेक्टर पर। ये बात अब बोलिए समझ में आई, सबको समझ में आया। और अब इसको देखिए, इसका फॉर्मूला अब क्या होगा, अब जैसे हमने यहां लिखा बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप, तो क्या होगा भाई, तो ये जो होगा, ध्यान रखिए कि ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये जो प्रक्षेप यानी कि जो छाया है, ये आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा, यानी कि जो छाया है वो उसमें कॉस लग जाता है, ऐसे समझिए, जो छाया है उसमें क्या लग जाता है, कॉस लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, ये जो छाया है वो ए कॉस थीटा हो जाएगा, ऐसे समझिए। और नीचे जो है ये, अब ये बताइए नीचे वाला जो बी वेक्टर है, उसको हम बी बोल सकते हैं, उसको हम बी बोल सकते हैं, नीचे वाले को, बी वेक्टर वाले को हम बी बोल देंगे। तो अब जरा सा समझिएगा, जो पहले से नीचे ही है उसको हम परिमाण की बात करेंगे, ठीक है। तो अब करेंगे क्या कि इन दोनों का यानी कि प्रक्षेप जो होगा, प्रक्षेप वो हो जाएगा आपका ए, ये प्रक्षेप सीधा सीधा ऐसे लिख लीजिए, ए कॉस थीटा हो जाएगा प्रक्षेप आपका, प्रक्षेप क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। और इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको हम बता देते हैं, फॉर्मूला, चलिए देखिए, अगर हम कहते हैं ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, ध्यान रखिएगा, अब ए वेक्टर की बात हो रही है, ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड ऑफ, ठीक है, मॉड ऑफ। अब देखिए ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों में से कोई एक आपके क्या होगा, नीचे होगा मॉड में, लेकिन कौन होगा इस पर ध्यान रखना है। तो जिस पर प्रक्षेप बनेगा, तो प्रक्षेप किस पर बन रहा है, ए पर बन रहा है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर कर देना है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। और देखिए इस वाले के लिए, अब देखिए ये जो हमने पूछा था ये क्या था, देखिए बी पर ए वेक्टर का प्रक्षेप है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बी पर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब बटे में मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए मॉड ऑफ क्या दीजिएगा, बी पर है ना, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर दीजिएगा ऊपर वाले के लिए, क्लियर है, क्योंकि बी पर है, जिस पर रहता है वो बट्टे में जाता है, जिस पर रहता है, ध्यान रखिएगा, जिस पर रहता है वो कहां जाता है, बट्टे में जाता है, ठीक है। तो बी पर है, तो देखिए यहाँ पे बट्टे में क्या गया, बी गया, यहाँ पर क्या था, ए पर था, देखिए जरा सा, तो बट्टे में ए वेक्टर गया, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। और प्रक्षेप का कंसेप्ट समझ गए, कंसेप्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, जो भाई ये आपका जो है ए वेक्टर है, इसका परिमाण और इनटू में कॉस थीटा, तो परिमाण ए होता है और इनटू में कॉस थीटा हो गया ये आपका, ठीक है। तो ये कंसेप्ट के अनुसार भी हो गया। तो अब देखिए सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा पर, अब इसको और इसको मिलाने वाली रेखा पर बोल रहा है, ठीक है, पढ़े हैं सब। देखिए मिलाने वाली रेखा कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि यहां से ये एक मूल बिंदु है,
ओ, यहां से एक सदिश ये निकला, ठीक है, जिसके बिंदु क्या है, जिसके बिंदु हैं 3,4, यानी कि अगर इस सदिश की बात करें, इस सदिश को अगर हम ए वेक्टर बोल दें तो ए वेक्टर का मान हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का 2k कैप हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से एक सदिश और निकला है कहीं पर भी, ये हमारा बी वेक्टर है मान लीजिए, और इसका जो बिंदु है वो हमारा है 5i कैप और मतलब 5,6,-3 है मान लेते हैं, ये है। तो यानी कि बी वेक्टर जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5i कैप और प्लस का 6j कैप और माइनस का 3k कैप लिखेंगे। अब हमको मिलाने वाली रेखा का कह रहा है, तो देखिए रेखा हम कैसे कैसे मिला सकते हैं, हम ऐसे मिला सकते हैं रेखा, ठीक है, एरो नीचे की तरफ बना करके, या हम लोग देखिएगा अगर ध्यान से, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यानी कि एरो दूसरी तरफ भी या करके हम बना देते हैं, या हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, एरो पलट के दूसरी तरफ बना सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है, तो पहले नंबर वाले के अनुसार इसको अगर हम आर वेक्टर माने, तो बताइए आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर पहला वाला हम लोग ले रहे हैं, तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर हो जाएगा। और फिर बात आती है क्या सर जी, फिर दूसरा वाला अगर लेंगे तो वो क्या होगा, आर वेक्टर बराबर ये हो जाएगा क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो अब सर जी ये दोनों का अगर देखा जाए तो अब अलग अलग मान आएगा और आंसर अलग अलग हो जाएगा, तो दोनों में से कौन सा लें, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्रश्न में ये क्लियर नहीं किया गया है कि मिलाने वाली जो रेखा है वो किधर से किधर की ओर है, तो समस्या इसकी वजह से ही है। तो जिसकी वजह से आप पहला नंबर दूसरा नंबर कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कहता बिंदु ए से बी को मिलाने वाली, यानी कि इसको बिंदु ए कह देता और इसको बिंदु बी कह देता और ये बोलता ए से बी को मिलाने के लिए, ठीक है, ए से ए वेक्टर से बी वेक्टर को मिलाने के लिए, तो हम लोग कौन सा लेते हैं, ए वेक्टर से बी वेक्टर को मिलाने के लिए तो ए से बी वेक्टर की ओर पहला वाला लेते हैं। और जब कहता कि बी से बी वेक्टर से ए वेक्टर को मिलाने वाला, तब हम लोग कौन सी स्थिति लेते हैं, दूसरी स्थिति लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं किया, खाली ये बोला है कि दोनों बिंदु को मिलाना है, तो इसीलिए हम लोग जनरली कंसेप्ट जो लेंगे वो पहला वाला लेंगे, ए से बी को मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा वाला कंसेप्ट को छोड़ देंगे, लेकिन ले सकते थे दूसरा वाला भी, लेकिन यहाँ पे दूसरे को छोड़ देंगे और पहली कंडीशन के साथ ही हम लोग चलेंगे, ए से बी को मिलाने वाली। तो जब ए से बी को मिलाने वाली रेखा का कंडीशन लेंगे तो वो पहला कंडीशन होगा और उसके अनुसार हमारा फॉर्मूला होगा आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जैसा देखिए बी वेक्टर कितना है 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। और इसमें से आपको ए वेक्टर को घटा देना है, माइनस का आपको करना है 3i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 2k कैप। सॉल्व जब कीजिएगा तो आपका क्या आएगा मान, जरा सा देख लीजिए, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, 2i कैप, 6 में से 4 जाएगा तो आपका प्लस का 2j कैप हो जाएगा, और -3 में से -2 जब जाएगा तो प्लस का ये हो जाएगा, क्योंकि ये -2 है तो ये माइनस में से माइनस प्लस बन जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का प्लस का 1, तो यानी कि माइनस का 1k बचेगा, माइनस का 1k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया
क्या आर वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर आ गया। अब इसी की बात कर रहा है, अब क्या कह रहा है, आर वेक्टर पर, इस पर, यानी कि आर वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिएगा जरा, यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला था, देखिए यहाँ पे प्रश्न से क्या कह रहा है, आर वेक्टर पर ए वेक्टर का, इसको ए नहीं, ए भी तो दूसरा मान चुके हैं, कहाँ गया ये, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग सी वेक्टर मान लेते हैं, इस वेक्टर को क्या मान लें, इस वेक्टर को थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, सी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जरा सा, आर वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप, तो भाई क्या है फॉर्मूला, जरा सा देख लीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए, सॉरी, ए वेक्टर, ये फॉर्मूला था ना, तो इस फॉर्मूले के अनुसार हम लोग करें कि आर वेक्टर और सी वेक्टर ना, इसको सी वेक्टर कर लेते हैं, इसको सी वेक्टर किए हैं तो उसके अनुसार ही लिखेंगे फॉर्मूला अपने प्रश्न के अनुसार। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर पर सी वेक्टर का प्रक्षेप, यानी कि आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर बटे में मॉड ऑफ आर वेक्टर, यानी कि हमने क्या, जिस पर होगा, तो पर मतलब क्या, उसके ऊपर, ठीक है, पर ऐसे याद रखिए, ये देखिए आर वेक्टर पर, तो आर मॉड ऑफ आर वेक्टर पर लग गया, ठीक है, नीचे आ गया बट्टे में ये। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं, यहां से जब सॉल्व करेंगे तो आर वेक्टर का और आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर पहले निकालेंगे, तो आर वेक्टर कितना है देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग का आर वेक्टर निकाले हैं 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है, और इनटू में हमको क्या लिखना है, सी वेक्टर, जो हम लोग ने माना है, सी वेक्टर किसको माना है, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, 2i कैप, देखिए कैप कहिए वेक्टर कहिए काम चलेगा, माइनस, दोनों काम चलेगा, माइनस 3j कैप और फिर माइनस 6k कैप, अरे कहाँ गया, ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब निकालिएगा तो 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6, तो ये प्लस 6 से माइनस 6 कट गया, ठीक है, और सिर्फ क्या बचा, 4 बचा, ठीक है, ये आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान आ गया 4, और मॉड ऑफ आर वेक्टर निकाल लीजिए अब, तो मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए, अंडर रूट आई के साथ जो संख्या है उसका वर्ग, यानी कि 2 का वर्ग, जे के साथ जो संख्या है उसका वर्ग, प्लस के साथ जो संख्या है उसका वर्ग, माइनस 1 है तो माइनस 1 का वर्ग, जब करेंगे तो अंडर रूट 2 2 जा 4 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 4 8 प्लस 1 9, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3, तो ये मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 आ गया। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या था, ये रहा फॉर्मूला, ऊपर देखिए दोनों का मान रख दीजिए 4/3, तो 4/3 होगा आंसर। तो देखते हैं हम लोग का आंसर क्या है, 4/3 ऑप्शन में है, तो देख लीजिए 4/3 ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो बात समझ में आ गई, किस तरह से हम लोग ने निकाला, नहीं समझ में आया होगा तो इसको दोबारा देख सकते हैं आप, ठीक है, दोबारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके तुल्य है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके तुल्य है भाई, एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर बराबर होती है भाई, सबको पता है, परमाणु भार कौन बोल रहा है भाई, परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, भूल गए क्या, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बस ये याद रखना है, ये किसके लिए, उदासीन परमाणु के लिए, ये बात ध्यान रखनी है, किसके लिए, उदासीन परमाणु के लिए। नेक्स्ट ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन 7 नंबर,
तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 25 और परमाणु भार 55 है, ठीक है, उसके नाभिक में होंगे क्या 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन, 25 न्यूट्रॉन और 30 प्रोटॉन। तो चलिए यहां पर देखते हैं, परमाणु भार दिया गया है और ये परमाणु क्रमांक दिया गया है और उसके नाभिक में क्या पूछ रहा है भाई, ठीक है, संख्याएं पूछ रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो सबसे पहले आपको बता दे कि प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है किसके, परमाणु संख्या के, परमाणु संख्या के, हमेशा, चाहे उदासीन हो या आवेशित हो, हमेशा ये क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से अगर हम प्रोटॉन की संख्या की बात करें, पी प्लस की बात करें, तो परमाणु संख्या कितनी है 25, तो 25 होगा। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या किसमें 25 है, तो यहाँ पे 25 दिख रही है, लेकिन साथ में अब क्या बोला, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है इसमें, तो देखते 30 न्यूट्रॉन है क्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या, या हम कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि हमने बताया अभी, या हम कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या हमेशा बराबर होती है। और द्रव्यमान संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु भार भी कहते हैं। और देखिए परमाणु भार कितना दिया गया है भाई, आप देख सकते हैं परमाणु भार 55 है और माइनस 25 बराबर कितना आया 30। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 30, तो ऑप्शन में ये भी सही है, ए में, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्रव्यमान संख्या 70 वाले द्विधनात्मक जिंक आयन में कुल न्यूट्रॉन की संख्या बताइए कितनी होगी, बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो जिंक का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, जिंक का एटॉमिक नंबर, है ना, क्यों, क्योंकि जो है एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, यानी कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे परमाणु भार तो दे दिया गया है, परमाणु भार दे दिया है, द्रव्यमान संख्या दे दिया है, परमाणु संख्या पता होगा तभी तो हम लोग जो है प्रोटॉन की संख्या का पता लगा पाएंगे, ठीक है। लेकिन सवाल किसकी संख्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या, जो कहिए आप कह सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या या आप कह सकते हैं परमाणु संख्या, दोनों में से कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है 70 माइनस प्रोटॉन की संख्या कितनी है भाई, तो जिसका इसका जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा वही। अब परमाणु संख्या कितनी होती है भाई जिंक की, तो जिंक का परमाणु संख्या होता है 29, ये ध्यान रखिए, जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है 29। तो 29, तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए, 10 में से 9 गया 1, और नहीं 30 होता है भाई, सॉरी, ओहो 30 होता है भाई, 30 सॉरी 30 होता है, 29 लिखा गया, 30 होता है, 30 होता है जिंक का, ठीक है। कॉपर का 29 होता है, कॉपर के बाद जिंक आता है, जिंक का 30 होता है। तो 70 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा 40, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फटाफट देखिए, समय नहीं है ज्यादा, समय समाप्त हो रहा है। निम्न में से किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, बताइए किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, जल्दी से बताइए किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, ठीक है, द्रव्यमान की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नॉट इक्वल टू प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नॉट इक्वल टू प्रोटॉन का द्रव्यमान। आपको बता दें कि ये पॉजिट्रॉन के बराबर होता है, पॉजिट्रॉन के बराबर,
ठीक है, नहीं पॉजिट्रॉन के बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इज इक्वल टू पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा, पॉजिट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात है, तो 1:1 तो नहीं हो सकता है, दुगुना भी नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा भाई? तो जहां तक की उम्मीद है तो ये सी हो सकता है आंसर आपका। ठीक है, डी होगा, सी हो सकता है भाई, डी तो नहीं होगा, क्योंकि 3 गुने की तो बात ही नहीं होती है, द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का। भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग जानते हो कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻, यही ना होता है, -31 kg। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो लगभग हमको लगता है कि इतना आना चाहिए, सी हो सकता है आंसर। चलिए बाकी आप लोग भाग करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भाग दीजिएगा, मान बता दिए, दोनों का भाग दीजिएगा। ठीक है, बताइए नेक्स्ट, विषाणु को संरक्षित किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए क्रिस्टल के रूप में, यहां पर के रूप में होना चाहिए था, तो क्रिस्टल के रूप में। नेक्स्ट, लिवेनहॉक ने खोजा था किसको भाई? लिवेनहॉक ने किसको खोजा था? जीवाणु को खोजा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यहाँ पर देखते चलिए, मलेरिया होता है, बताइए किसके द्वारा? ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा के द्वारा, प्रोटिस्टा के द्वारा। नेक्स्ट, मलेरिया की संक्रमण अवस्था कहलाती है, संक्रमण अवस्था क्या कहलाती है भाई? स्पोरोजाइट या स्पोरोजोआ, क्या कहलाती है भाई? जल्दी बताइए, हमको तो लग रहा है कि स्पोरो स्पोरो वाला ही ऑप्शन होगा। ठीक है, स्पोरो, बताइए, जाइट, स्पोरो जाइट सही है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट, दोनों मत मार दीजिएगा, स्पोरोजाइट होगा। नेक्स्ट, संक्रमणकारी होते हैं जीवाणु विषाणु दोनों, तो ये दोनों ही संक्रमणकारी होते हैं, जीवाणु विषाणु दोनों। तो आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो देखिए इसी तरह से हम लोग की क्लास में ये 15 क्वेश्चन डिस्कस किया जाता रहेगा। ठीक है, अब चलिए तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, धन्यवाद।